लश्कर की ट्रेनिंग क्या है, लश्कर का प्लान। एक एक्सक्लूसिव वीडियो एनडीटीवी के पास हाथ लगा है कि लश्कर आतंकियों को कैसे तैरने की ट्रेनिंग दे रहा है। ये देख रहे हैं, पानी के बीच आतंकी ट्रेनिंग ले रहे हैं तैरने की। ये लश्कर के आतंकी हैं। और क्या सवाल इस तस्वीर के बाद यह कि लश्कर किसी बड़ी प्लानिंग में लगा है, किसी बड़ी साजिश में की तैयारी में है। और इनको ट्रेनिंग देने वाला कमांडर, उसकी तस्वीर भी सामने आई है जो भाषण दे रहा है वहां आतंकियों के बीच। आपको बताइए, हालात बहुत अच्छे आ रहे हैं इंशाल्लाह। आइंदा आने वाला जो वक्त है, आपने ये पानी की तैयारी की है। आपको बताइए, हमारे पानी का मसला क्या है कि पीछे इंडिया बैठा है और आप माशाल्लाह सुन रहे हैं हमारे वजीर और इन सब ने क्या कहा है, तुम्हारा पानी बंद करेगा, हम उसकी सांस बंद कर देंगे। इस साल 2026 में, मेरी बात सुन लें, 2026 में ना पानी के मसले पे कुछ हो जाना है, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ना बहुत ही हमें आजादियां, गलबे, फतूहात देगा इंशाल्लाह ताला। मैं आपको ये कह रहा हूं, तो तैयारी जरूरी है कि नहीं है। तो आतंकी ये खुद अपनी जुबान से कह रहा है कि वो बड़ी तैयारी में लगा हुआ है। इस वीडियो के बारे में जो मिली, आतंकी संगठन लश्कर तैयबा भारत के खिलाफ साजिश में जुटा है। लश्कर की ट्रेनिंग का ये वीडियो है। मोस्ट वांटेड आतंकी राणा मोहम्मद अशफाक ट्रेनिंग दे रहा है। आतंकी राणा मोहम्मद अशफाक खुद स्विमिंग पूल में उतरकर तैराकी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक उसके नेतृत्व में आतंकियों को तैराकी सिखाई जा रही ताकि वो पानी के रास्ते आने जाने की कठिन परिस्थितियों से निकलने के लिए तैयार हो सके। लश्कर आतंकियों को एआई से लेकर साइबर युद्ध की ट्रेनिंग दे रहा है। वीडियो में आतंकियों को मंगला डैम में पानी की ट्रेनिंग भी लेते देखा गया। मंगला डैम का नाम पहले भी कई बार चर्चा में आ चुका है। अगर आपको याद हो, 26/11 मुंबई आतंकी हमले में शामिल अजमल कसाब की भी यहीं ट्रेनिंग हुई थी। आतंकी हमले में शामिल दूसरे आतंकियों को भी तब यहां ट्रेनिंग दी गई थी। कई रिपोर्ट के मुताबिक उनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा मंगला डैम में हुआ था। यहां समुद्री रास्ते से घुसपैठ, पानी के जरिए लक्ष्य तक पहुंचने की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के इस वीडियो पर सुरक्षा एजेंसियों की भी नजर है। ट्रेनिंग का मकसद प्रशिक्षित आतंकियों की एक टीम तैयार करना जो किसी भी तरह के नापाक मिशन को अंजाम दे सके। इसके साथ ही लश्कर अब महिलाओं को भी ट्रेनिंग दे रहा है। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। आतंकी राणा मोहम्मद अशफाक ने कहा था, दुश्मन तकनीक के मामले में काफी आगे, इसलिए मुजाहिदों को भी आधुनिक तकनीक सीखनी होगी। सुनिए जरा आतंकी को क्या कह रहा है। आपने कश्मीर को आज तक देखा नहीं और कश्मीर के बारे में आप बात कर रहे हैं, और इसकी बुनियाद पर अपने आप को समझना कि अब हमें शऊर आ गया है, अब हमारे अंदर इल्म आ गया है। ये प्रीमेच्योर डिजीज है, शायद जिसका जो मुझे लाहक हो चुकी है, मैं इसको सफर कर रहा हूं। इसका इलाज होना चाहिए बीमारी का, ना कि उसको जनाब एक थिंकर बनाकर पूरी कौम का जो बेड़ा गर्क कर रहा है और पूरी कौम को गलत रास्ते के ऊपर लेकर आ रहा है। मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया के अंदर हमारा किरदार इंतहाई जिम्मेदार पाकिस्तानी का किरदार होना चाहिए। जब तक सांस रहेगी इंशाल्लाह इस मुल्क की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। और जितना हो सका यूथ को, अभी अल्हम्दुलिल्लाह शोभा हमारा यूथ है, तो जितना हो सका यूथ को बसराहियत बनाएंगे इंशाल्लाह। एक जज्बा मिला है कि इंशाल्लाह इनकी टीम के साथ मिलके हमें भी यूथ के लिए काम करना है और हम भी इंशाल्लाह इसी तरह अपने वतन अजीज पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा करके जाएंगे। तो हाफिज सईद ये साजिश रच रहा है और हाफिज के खिलाफ भारत में गैर जमानती वारंट इशू है। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ वारंट। एनआईए की चार्जशीट में हाफिज पर पहलगाम की साजिश का आरोप लगा। इसके बाद जम्मू की स्पेशल कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कहा, निष्पक्ष जांच के लिए हाफिज को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। एनआईए ने पहलगाम हमले को लेकर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है और बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की साजिश हाफिज सईद ने रची थी। एनआईए ने हाफिज पर भारत के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप लगाया। आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों की हत्या की। पहलगाम में आतंकी हमले में 26 टूरिस्ट मारे गए। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में हमला किया। पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकी अब तक ढेर कर दिए गए। आतंकियों का हैंडलर सैफुल्ला उर्फ लंगड़ा अभी जिंदा है। एजेंसियों ने उस पर 10 लाख का इनाम घोषित किया है। एनआईए ने
हाफिज पर भारत के खिलाफ जंग छिड़ने का आरोप लगाया है। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड भी हाफिज सईद है। आइए सुनवाता हूं आपको, सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इसमें। अब ये जो वारंट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब जो है देना पड़ेंगे, इंटरपोल वगैरह को वहाँ से रेड कॉर्नर नोटिस निकालेंगे ताकि हाफिज सईद को पकड़ के यहाँ पे लाया जाए। पर ये ऐसे होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा डिनाई किया है कि जनाब ये हमारे इधर तो है ही नहीं। अब दुनिया को पता लग गया है कि भाई जब कोर्ट्स ने जब संज्ञान ले लिया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तथ्य जो हिंदुस्तान बताता है इन लोगों के बारे में बिल्कुल सही है। और अब जो बाकी वर्ल्ड ओपिनियन भी जो है वो पाकिस्तान और ये जो टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ। लश्कर का जहां भी फुटप्रिंट मिलता है बड़े बड़े हमलों का, उसमें डेफिनेटली इसकी क्लियरेंस के बगैर नहीं होता है, इसकी ही कंस्पिरेसी होती है। पहलगाम का हमला हुआ, मुझे खुशी है कि इन्वेस्टिगेटर्स ने, NIA ने इसको लाया उसमें और इसके खिलाफ सबूत के साथ कोर्ट को कन्विंस किया ताकि वो नॉन बेलेबल वारंट इशू करे, ताकि हम इसको बाद में एग्जीक्यूट करने के लिए पाकिस्तान को भेजें, CBI, इंटरपोल की मदद लें। ये सारा प्रोसेस किया जा सकता है। तो हाफिज सईद के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। हाफिज सईद भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है और भारत अपनी तैयारी को बढ़ा रहा है। भारत को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो हमने जवाब दिया था, अगली बार उससे बड़ा जवाब देना है। ऑपरेशन सिंदूर की यादें अभी भी पाकिस्तान में ताजा हैं। आतंकियों को अभी भी डरावने सपने आते हैं, इसलिए भारत अब बड़ी तैयारी कर रहा है। देखिए जरा दुश्मनों से, खासतौर से पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से निपटने के लिए भारत की तैयारी क्या है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने रिकॉर्ड डिफेंस डील किए। 14 महीनों में करीब 10 लाख करोड़ के रक्षा समझौते किए। इस डील का मकसद लंबी जंग के लिए तैयार रहना है। सेना अब सीमित जवाबी कार्रवाई की तैयारी नहीं कर रही है, बल्कि लंबी और कई मोर्चे पर एक साथ जंग की तैयारी में जुटी है। अगर एक साथ जंग के कई मोर्चे खुल जाएं, उस स्थिति के लिए भारत अब तैयारी में जुटा है। डिफेंस काउंसिल ने हाल में 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन प्रस्तावों पर करीब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। सारी रकम एक साथ खर्च नहीं होगी, बल्कि कई साल में अलग अलग सौदों पर यह खर्च होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस, आकाश और नेत्र की डिमांड बढ़ गई है। करीब 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निर्यात की डील भारत ने की। ब्रह्मोस के लिए फिलीपींस, वियतनाम के साथ, इंडोनेशिया के साथ डील हुई है। आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए आर्मेनिया से 6,100 करोड़ रुपए की डील हुई है। भारत अब 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करता है। इनमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया प्रमुख हैं। सुनिए जरा, भारत बड़ी तैयारी कर रहा है। उसे पता है कि पड़ोस में चीन, पाकिस्तान जैसे देश हैं। सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। कोई भी देश जो है अपना डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है तो उसकी डिफेंस इंडस्ट्री बहुत बढ़ जाती है। आप इजराइल की बात देखिए, इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री इसलिए नहीं बढ़ी है क्योंकि वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी इंडस्ट्री बढ़ी है क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत के पास स्केल है और जब हम इस प्रकार के हथियार, क्योंकि ये बड़े रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ये नहीं कि भाई जिस प्रकार से आप राइफल्स खरीद रहे हैं आप मिसाइल्स खरीद सकते हैं। मिसाइल्स एक बहुत महंगा सौदा है, लेकिन जैसे ही आप इनकी सेल बढ़ जाती है तो या बाकी दूसरों देशों के साथ जाती है तो आपका डिफेंस जो इकोसिस्टम है भारत के अंदर, इसके ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और इसका स्पिन ऑफ इफेक्ट भी होता है क्योंकि जो आपके SMEs है जो इनको सपोर्ट करती है वो भी बढ़ जाएंगी और हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस दिन ब दिन मजबूत होता जाएगा। कि हिंदुस्तान ने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है इंडोनेशिया को। ये इसके अलावा 2 और देश है जो हमसे ब्रह्मोस खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ब्राज़ील और चिली। ये दोनों फ्रेंडली नेशंस हैं और हिंदुस्तान जो है बहुत बड़े पैमाने पर इनको देगा। एक ब्रह्मोस की मिसाइल की कीमत 32 करोड़ है। ऐसे में हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा उछाल मिलेगा। हमारे यहाँ जॉब्स क्रिएट होंगी, हमारे MSME को, स्मॉल सेल इंडस्ट्री को काफ़ी उछाल मिलेगा। तो आप सुन रहे थे एक्सपर्ट्स को कि भारत क्या तैयारी कर रहा है। आपको बताता हूं भारत की एक और बड़ी तैयारी कि दुश्मनों पर नजर भी रखनी है। तैयारी यह है कि भारत आसमान में पहला जासूसी कवच बनाने की तैयारी में। यह है जासूसी कवच। 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह दुश्मन पर नजर रखेगा, निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने में सक्षम होगा। और खास बात यह है कि यह भारत का एयरशिप पूरी तरह स्वदेशी है। इस पर करीब 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, लगभग ऐसा ही दिखता है। और इस प्रोजेक्ट को रक्षा परिषद की मंजूरी मिल चुकी है।
ये एयरशिप महीनों तक लगातार निगरानी करता रहेगा। इसमें ऑप्टिकल सेंसर, रडार और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम लगे होंगे, जिससे दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। डीआरडीओ पहले ही इस तकनीक पर काम कर चुका है। 2025 में एमपी में 17 किलोमीटर ऊंचाई तक एयरशिप को उड़ाया गया था। यह थी भारत की तैयारी कि न सिर्फ दुश्मन को जवाब भी देना है, बल्कि दुश्मन पर नजर रखनी उसकी हर हरकत पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है कि कैसे एक डॉन के और गैंगस्टर के घर पर कोई बुलडोजर चला गया। गैंगस्टर रोहित गोदारा के घर पर चल गया बुलडोजर। आपने देखा होगा, इससे पहले सामान्य तौर पर अथॉरिटी जाती है, बुलडोजर चलाती है। एक तस्वीर आई है यूपी के संभल से। संभल में अवैध ईदगाह पर बुलडोजर चला है। दावा है कि जमीन पर कब्जा कर यह निर्माण किया गया था। बुलडोजर एक्शन की तस्वीर उत्तर प्रदेश के मऊ से आई है। यूपी के मऊ में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। अगली तस्वीर देखिए, दिल्ली में भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ये देश की राजधानी दिल्ली में बुलडोजर चला है। बीच सड़क पर दावा है अवैध मजार बनी हुई थी, जिसे पोकलेन मशीन से हटाया गया। लेकिन दूसरी तरफ देखिए जरा, लॉरेंस के करीबी रहे रोहित गोदारा के घर पर बुलडोजर चल गया। गैंगस्टर के घर पर को बुलडोजर से ढहा दिया गया। बुलडोजर का एक्शन तो बहुत देखा होगा। यूपी में, बंगाल में, असम में, गुजरात में अवैध निर्माण से अपराध तक सरकारी बुलडोजर जबरदस्त हिसाब कर रहा है। लेकिन राजस्थान में ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। या इंटरनेशनल गैंगस्टर रोहित गोदारा के घर को कोई बुलडोजर से गिराकर फरार हो गया। रात के अंधेरे में आलीशान मकान का बड़ा हिस्सा जमींदोज कर दिया गया। अब राजस्थान की पुलिस गैंगस्टर का घर गिराने वाले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अब देखिए हुआ क्या खेल। लॉरेंस का करीबी रोहित गोदारा, भारत से अमेरिका तक वांटेड गैंगस्टर के घर को जेसीबी से गिरा दिया गया। बीकानेर में हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप है। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है, यानी न पुलिस ने गिराया न प्राधिकरण ने गिराया। राजस्थान पुलिस अब यह जांच कर रही है कि गोदारा का घर आखिर किसने गिरा दिया बुलडोजर लाकर। दरअसल गोदारा बीकानेर का रहने वाला है, यहां उसका पुश्तैनी घर है। हालांकि घर में कोई नहीं रहता क्योंकि उसके माता पिता जेल में बंद हैं। इस साल मई में एक फिरौती के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। साल 2022 में फर्जी पासपोर्ट पर गोदारा भारत छोड़कर फरार हुआ। अभी वो अमेरिका में रहकर गैंग के लिए हत्या, रंगदारी जैसे अपराध कर रहा है। अमेरिकी एजेंसी FBI ने उसका नाम निज्जर हत्याकांड से जुड़े मामले में दर्ज किया। साल 2023 में कनाडा के गुरुद्वारे के बाहर निज्जर की हत्या की गई और इस हत्याकांड को लेकर भारत और कनाडा के बीच काफी तल्खी सामने आई थी। अमेरिका ने इस हत्याकांड को लेकर उसका नाम वांटेड लिस्ट में दर्ज किया है। फिलहाल इस इंटरनेशनल गैंगस्टर का घर राजस्थान में किसी ने जमींदोज कर दिया है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। भाई खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और आपको लिए चलता हूं बाढ़ बारिश का कैसे पूरी दुनिया पर असर हो रहा है, कैसे बाढ़ बारिश ग्लोबल कर रही है। दुनिया के अलग अलग राज्यों से, देशों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। चीन की तस्वीर देखिए। चीन में देखिए एरियल व्यू है, आसमान से देखिए जरा, चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है, घर डूबे हुए हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, चीन की तस्वीर है। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है।
प्रशासन की टीम वहां पहुंची है, लोगों को निकाल रही है। आपको नेपाल लिए चलता हूं। नेपाल में भी लगातार बारिश से देखिए जरा बाढ़ के हालात हैं। एक ढांचा किनारे बना है जो पूरा पानी में बह गया। तो रही अब बारी है लाइफ का फंडा की। खास जल्दबाजी कड़ी मेहनत और बड़ी कोशिश को भी नाकाम कर देती है। धैर्य के साथ मेहनत करेंगे तभी कामयाबी और टारगेट भी मिलेगा। एक कहानी के जरिए गौतम बुद्ध ने लाइफ का एक बड़ा फंडा दिया। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कई छोटे छोटे गड्ढे दिखे। कोई गड्ढा आधा फीट गहरा था, कोई 2 फीट तो कोई 3 फीट, लेकिन कोई गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं था। बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, इन अधूरे गड्ढों का क्या रहस्य है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इन्हें ऐसे शख्स ने खोदा है जो पानी की तलाश में था। उसने एक जगह खुदाई शुरू की, लेकिन थोड़ी देर बाद जब पानी नहीं मिला तो उसने सोचा कि शायद यहां पानी नहीं है। फिर वो दूसरी जगह चला गया, वहां भी कुछ देर मेहनत की, लेकिन धैर्य नहीं था तो तीसरी जगह खुदाई करने लगा। उसने कई जगह गड्ढे तो खोदे, लेकिन किसी एक जगह इतनी गहराई तक नहीं पहुंचा कि पानी मिल सके।